हेलो बच्चों, आपका टारगेट विद गुरुकुल के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। फिलहाल इसके जो एग्जांपल है कुछ ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ तो फिलहाल कट गया है, लेकिन इसका जानकारी हम लोग लेते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को। पहला देखिए एग्जाम्पल, ये उदाहरण है कि पहला एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ दिखी और उसने भी 18 रुपए में उसकी तरह 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा सही कर लिए, रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उनके बाद इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, इसको बोलते क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं मोटी मोटा में। देखिए जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब कि हमको जो समीकरण मिलेंगे, ठीक है, उसमें दो वेरिएबल का मतलब होता है चर। दो वेरिएबल जैसे हम समझते हैं कि हमारे पास x और y ये दो चर हैं। चर का मतलब क्या होता है कि A to Z जितने हमारे पास अल्फ़ाबेट है पूरे 26, वो अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे जो है कि चर कहलाते हैं, वेरिएबल। और दो चर, अगर जिस समीकरण में दो चर मिले और चर की घात एक, मैक्सिमम पावर अधिकतम घात एक हो, उसे बोलते हैं रैखिक घात। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे देखिए एक है, यहाँ पे भी एक है। अब इन दोनों का जैसे ऐड बराबर दे दिया 5, तो हमको क्या मिला कि x प्लस वाई बराबर मिल गया 5। तो ये कहलाया कि दो चर वाले ये रैखिक समीकरण है। अब इन्हीं का एक समीकरण और लिख देते हैं तो युग्म बन जाता है, जिसको पेयर हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे एक और मिल गया, जैसे मिल गया 3x प्लस 5y। अब देखिए यहाँ पे दो चर आ गए और घात पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो रैखिक का मतलब घात पे 1 होता है और इसके बराबर में दे दिया हो। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका ग्राफ पढ़ेंगे। आइए, जान गए होंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में। तो सवाल चलिए आ जाइए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल बोलना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि रोमिला जो कि एक लड़की है, वो एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और वहां पे गई और वो 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी और उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह के पेंसिल और रबड़ देखी, जो कि उसने भी उसको चाहा कि खरीद ले। तो उसने जब वो खरीदने गई तो 18 रुपए में उसकी तरह 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो इस स्थिति को हम लोग को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम दो समीकरण बनाते हैं दो चर वाले, फिर उसके बाद ग्राफ से सॉल्व करते हैं। आ जाइए, देखिए हम लोग मान लेते हैं, बोला क्या है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़। सबसे पहले मानिएगा कि माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य, हम लोग मान लेते हैं कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। ठीक, और एक रबड़ का क्रय मूल्य y रुपए है। ठीक, तो सबसे पहले जो रोमिला का 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद रही है, उससे इक्वेशन हम बनाते हैं शर्त नंबर 1 समझ के। इस शर्त नंबर 1 से देखिए कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस x रुपए है तो उसने कितने पेंसिल खरीदे हैं, 2 पेंसिल खरीदे। तो एक पेंसिल का दाम x रुपए है तो 2 पेंसिल का दाम कितना होगा, 2x होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी वस्तु की संख्या, अगर एक वस्तु है उसकी कीमत हमको, उसकी कास्ट प्राइस अगर हमको मालूम है कि जैसे एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो यहाँ से हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिसका चाहे उसका निकालें। तो निकालना, जैसे कि कोई भी वस्तु एक की कीमत 10 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू
10 कर देंगे, मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे क्या, शर्त नंबर 1 से कि 2 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x रुपये है तो 2 पेंसिल का दाम x इंटू 2। अब एक रबड़ का जो क्रय मूल्य है वो y रुपये है, तो कितना रबड़ उसने खरीदा है, 3 रबड़। तो 3 रबड़ का तो एक का अगर 1 y है तो 3 वस्तु का 3 इंटू वाई। अब ये हो गया x रुपये 2 पेंसिल का दाम से, ये पूरा इसका क्रय मूल्य। और ये जो y बता रहा है एक रबड़ का क्रय मूल्य, ये एक रबड़ का क्रय मूल्य कितना है, y है, तो 3 रबड़ का कितना होगा, 3y। अब इसको और इसको मिला के पूरा सम्मिलित करते हैं तो उसने कुल कितना इसके लिए एवज में दिया है, 9 रुपये। तो यहाँ से बन जाएगा एक इक्वेशन कि 2x प्लस का 3y इक्वल में 9। यहाँ से बना, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब शर्त नंबर 2 पे आते हैं। शर्त नंबर 2 कहना चाह रहा है क्या कि शर्त नंबर 2 ये बोल रहा है कि उसकी सहेली है सोनाली। अब ये जो रोमिला ने खरीदा है 2 पेंसिल और 3 रबड़, अब इसी को उसने क्या है कि खरीदा, लेकिन इसकी क्वांटिटी संख्या जो है वो बढ़ा दी। बढ़ाया कितना कि अब उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, 4 पेंसिल और 6 रबड़। और हम जानते हैं कि हम लोग मान चुके हैं कि एक पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो x रुपये है, तो 4 पेंसिल का, तो अब देखिए एक पेंसिल का x रुपये है तो 4 पेंसिल का 4x, और एक रबड़ का क्रय मूल्य अगर y रुपये है तो उसने 6 रबड़ खरीदे, तो 6 रबड़ का कितना, 6 इंटू वाई। और ये रबड़ का पूरा प्राइस, ये पेंसिल का पूरा, दोनों को जोड़ेंगे तो उसने दोनों मिला के कुल कितने रुपए उस दुकानदार को दिए हैं, उसने कुल 18 रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 18। अब देखिए यहाँ से अगर देखे जाएंगे, इधर आते हैं साइड में, देखिए यहाँ से बनेगा क्या, 4x प्लस का 6y इक्वल में 18। ये समीकरण 2 बना सकते हैं, या तो आ जाइए इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग, बन जाएगा यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल में 18। 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स में, तो ये गया 2x प्लस 3y इक्वल 9। तो इसको बना लीजिए क्वेश्चन 2। अब समीकरण 1, 2 बनने के बाद सबसे पहले अब इनको हमको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। सवाल में यही कहना चाह रहा है कि इसको ग्राफ में हमको व्यक्त करना है। तो आ जाइए हम लोग ग्राफ सीखते हैं, लेकिन ग्राफ सीखने से पहले ये ध्यान देना होगा कि इसको किस तरीके से हम लोग का जो सेट करना होगा ग्राफ में, कैसे करेंगे। तो ग्राफ सेट करने से पहले आपको यहाँ से x और y के मान निकालने पड़ेंगे, और x और y का मान निकालने के लिए कई तरीके हैं। कहीं भी जैसे कि बताया जाता है कि बहुत से लोग बताते हैं कि x और y का मान मतलब मानते हैं जहाँ जहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उसके अनुसार मान लेते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल सा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे कि फिगर जो होगा, जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा, उसमें ग्राफ में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। जैसे अब हम लोग आते हैं क्या समीकरण 1 से। समीकरण 1 अगर हम देखेंगे तो समीकरण 1 हमको मिला है 2x प्लस 3y बराबर में, हमको यहाँ पे मिल गया है 9। अब यहाँ से हम समीकरण 1 से ध्यान से देखेंगे कि इसमें जब हम लोग x बराबर अगर 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेने का मतलब क्या हो गया कि x 0 होने का मतलब रेखा y अक्ष से जा रही है। जब रेखा y अक्ष से ग्राफ में होकर गुजरती है तो वहाँ x क्या हो जाता है, 0। तो हम लोग x को 0 मानते हैं। तो x को 0 जब मान के समीकरण 1 में सॉल्व करेंगे तो वहाँ से y का मान मिलेगा। देखिए क्या मिलता है, 2 इंटू x का मान समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ 0 प्लस यहाँ क्या है 3y बराबर में 9, तो 3y बराबर में हमको मिल गया है। अब यहाँ से देखिए अगर 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से मिला 3y बराबर में हमारा 9 चल रहा है। अब देखिए ये 0 में प्लस 3y ऐड करेंगे तो हमको 3y मिलेगा, बराबर में हमारा 9 है। इसको कैंसिल कर दीजिए 9 को, तो 3 3 का 9 हमारा कट जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा हमको 3। तो यहाँ से हमको उस बिंदु का निर्देशांक मालूम चला। निर्देशांक क्या मालूम चला कि जब हम x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है 3। तो यहाँ से एक निर्देशांक हमको जो बिंदु का मिल गया है, बिंदु रूप, वो मिला क्या, वो मिला हमको x0। तो पहले जो निर्देशांक लिखा जाता है x अक्ष फिर कामा y अक्ष, तो x अक्ष की वैल्यू हमारे पास 0 है और जो y अक्ष की वैल्यू है वो हमारे पास
3 आया है। तो एक बिंदु हमको मिल गया 0,3। ये ग्राफ बनाने के लिए हमको बहुत सहायक, बहुत मदद करेगा। तो एक बिंदु निकल गया। अब इसी इक्वेशन में समीकरण 1 में जब x बराबर 0 रखा तो y का मान निकल के आया 3। अब इसी समीकरण में हमको रखना पड़ेगा कि y बराबर 0। अगर हम जब y बराबर 0 लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखा x अक्ष से जा रही है, y 0 है, y की दूरी जो है 0 मान रहे हैं। तो देखते हैं y की दूरी अगर हम लोग 0 मान रहे हैं तो वहां से x का मान जो होता है क्या आता है, ये देखते हैं। तो समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 में ये देखिए, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर में हमको 9 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2x + y की जगह हम रखते हैं 0, तो है 3 × 0, ठीक। और बराबर में क्या हमको मिला है, 9। तो यहाँ पे 9, तो ये हो गया 2x, ये पूरा 0 हो जाएगा ये टर्म 9। यहाँ 2x इक्वल में 9। अब ये 2 को हम बटे में भेज सकते हैं। तो x का मान यहाँ से हमको निकल के आएगा 9/2। यहाँ से मिल जाएगा x का मान 9/2। यहाँ से एक निर्देशांक हमको मिल के आएगा कि जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान जो है 9/2 आया। अब अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, इसका ग्राफ बस बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। देखिए वहाँ पे हम लोग का क्या है कि जब y का वैल्यू 0 लिया, y की वैल्यू 0 लिया तो जो x की वैल्यू थी यहाँ से निकल के क्या आया हमारे पास, यहाँ x की वैल्यू आया था 9/2। 9/2। यहाँ से हमको जो बिंदु मिला निर्देशांक का वो मिला क्या, x हमारा है 9/2 और जो y है वो हमारा है 0। तो एक बिंदु ये मिला, 2 बिंदु मिले समीकरण 1 से। ऐसे ही समीकरण 2 से भी 2 बिंदु हमको मिलेंगे, वहां से भी निकालना पड़ेगा। आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, देखते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 2x + 3y बराबर में 9। अब इससे हम बिंदु रूप और भी निकालेंगे। तो एक बार x बराबर 0 मान के, एक बार y बराबर 0 मान के हमको 2 बिंदु और मिलेंगे जिससे हम ग्राफ खींच लेंगे, बन जाएगा हमारा। आ जाइए देखते हैं। तो 2x + 3y बराबर में 9, यही समीकरण था, देख लीजिए एक बार। 2x + 3y बराबर में हमको 9 है। चलिए अब इसमें हम लोग लिखते हैं कि जब x बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ मिलेगा क्या, 2 × 0, फिर 3 × y तो है ही है, कर लीजिए 9। ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में किए तो ये वाला टर्म, जो ये वाला पद है 0 का, y वाला पद बचेगा 3y बराबर में। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, कैंसिल होगा। y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 3। तो y का मान 3 मिला, तब मिला जब x 0 हुआ। तो इससे ये पता चला कि अगर x की दूरी 0 ले रहे हैं तो जो y अक्ष से रेखा होकर जाएगी उसकी दूरी 3 आएगी। तो ग्राफ में ये बताएगा। तो यहाँ से जो हमको बिंदु मिला समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 का बिंदु है कि x का मान 0 लिया तो y का मान जो है 3 मिला। अब इसी समीकरण में, जो ये समीकरण 2 था, इसी समीकरण में हम एक बार y बराबर 0 लेंगे तो देखते हैं x का मान क्या मिलता है। तो एक बार आपको x बराबर 0 लेंगे तो वहाँ से जो बिंदु मिलेगा वो x 0 होगा, y का मान मिल जाएगा। और जब y बराबर 0 लेंगे तो y तो 0 होगा, x का मान मिल जाएगा। और ऐसे में आपका ग्राफ जो बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा। आपको ना 1 2 3 कहाँ से रखता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे 1 ले लेता है, कैसे 2 ले लेता है, कैसे 3 लेता है। तो सबसे सूटेबल तरीका ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए निकालते हैं। तो y बराबर 0 लेना है तो समीकरण 2 में देखिए क्या है, 2x प्लस यहाँ पे 3 × y की वैल्यू क्या रखिए 0 और बराबर में 9। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2x, ये पूरा 0, ये बराबर में हमको मिल जाएगा 9। ये कैंसिल आउट होगा नहीं तो यहाँ से मिलेगा x के इंटू में 2 है तो इसको डिवाइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 9/2। तो x का मान हमको एक ये मिल गया। तो यहाँ से देखिए हमको जो बिंदु मिल के आया वो मिला क्या कि x का मान है 9/2
यक्स तब 9/2 आया जब y का मान हम लोगों ने क्या लिया है 0। y का मान 0 लेने पर, जब हम लोग y का मान 0 लिए हैं तो इस समीकरण में रखने पर x का जो मान निकल के आया है वो 9/2, y का मान 0 लेने पर। तो समीकरण 2 से 2 बिंदु मिले। एक बिंदु जो मिला है हमको 0,3 मिला, एक बिंदु हमको 9/2,0 मिला, ये समीकरण 2 से मिला। और समीकरण 1 से जो मिला था वो देखिए क्या मिला था। समीकरण 1 से हमको 2 बिंदु मिले थे, एक बिंदु मिला था 0,3 और एक जो बिंदु हमको मिला है समीकरण 1 से वो यहाँ पे मिला हुआ है 9/2,0। अब इन्हीं बिंदु को लेकर दो समीकरण से हमारी दो रेखाएं होंगी। अब वो दो रेखाएं जो होंगी कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, संपाती होंगी कि समांतर होंगी, उसका प्रतिबंध, उसके नियम है और उसके 3 नियम है जैसा कि हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि संपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती है, इसके 3 नियम हैं। इसके नियम क्या है, जैसे समझिएगा कि इस 3 नियम को हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं मोटी मोटा में कि A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन के B2 है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इस सिचुएशन में जो रेखाएं होती हैं वो हमको प्रतिच्छेदित करती रेखाएं मिलती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं मिलती हैं। जब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, अगर ये दोनों बराबर मिले और C1 अपॉन C2 बराबर ना हो, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में जो दोनों रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। इस सिचुएशन में दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और यहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर दी। एक प्रतिबंध और है, वो प्रतिबंध क्या है उसको समझते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझते हैं कि जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, अगर ऐसा तीनों हमको बराबर मिल रहा है तो इस सिचुएशन में जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, मतलब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो अब इस ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। फिलहाल ये अलग नियम थे, इसके बारे में जब अभी हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी बताएंगे। अभी इसके उदाहरण चल रहे हैं तो देखते हैं। आ जाइए, इसको देख लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं फिलहाल। आ जाइए, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले दो रेखा हम लोग को खींचना है क्योंकि दो समीकरण है, उन दोनों रेखा को खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो होगा ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये जो रेखा होगा वो हमारा क्षैतिज रेखा होगा। ठीक, देख लीजिए इसको थोड़ा सा हम लोग ये हमारा है और इस पर अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। हम लोग बना चुके हैं, जो बिंदु आया है उसी बिंदु के माध्यम से हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे पहले समीकरण से हमको क्या मिला था, पहले समीकरण से हमको पहला जो बिंदु निकल के आया था वो निकल के आया था क्या कि 0,3, मतलब x0 तो y3, x0 तो y कितना आया था 3, तो x0 y3। तो यहाँ पे देख लीजिए कि x0 आया था, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं उसका भी कि पहला जो आया था हमको 0,3 आया था। ये पहले समीकरण से आए थे दोनों बिंदु और दूसरे समीकरण से ये दोनों बिंदु आए थे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x का मान जो है 0 है, यहाँ पे x का मान 9/2 है और दोनों यक्ष के जो मान है समीकरण 1 से वो पॉजिटिव है, प्लस में है। तो प्लस की तरफ जैसे हमारा इधर क्या हो जाता है, ये हमारा जो है कि ये हमारा जो है कि x अक्ष होता है, ये हमारा x डैश अक्ष जो माइनस रूप को दिखाता है, ये हमारा होता है y अक्ष और ये y डैश अक्ष माइनस वाला। ये
पूरी यहाँ से ये हमारा जो होता है ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, मतलब x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी दूरी हम दिखाएंगे सब प्लस में होंगी, x अक्ष इधर प्लस में, और यही x अक्ष का रूप जो इधर x डैश अक्ष है इसका माइनस वाला रूप होगा, इधर y अक्ष है प्लस वाला रूप, इधर y डैश जो है माइनस वाला रूप है। तो हम दिखाते हैं हमारा x का जो यहाँ पे निर्देशांक निकल आ रहा है ये 9/2, तो 9/2 दर्शाएंगे कैसे, अगर 9/2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9/2 जो है वो बताता है 4.5 को, 2 से आप भाग करेंगे 9 में तो कितना, 9 का आधा 4.5 होगा। तो 9/2 ग्राफ में दिखाने से अच्छा है कि आप उसको दशमलव रूप में बदल लीजिए। तो आ जाइए दिखाते हैं, ये हमारा है 1 2 3 4 5, क्योंकि x अक्ष में अगर देखा जाए तो यहाँ भी x अक्ष 9/2 है, यहाँ 0 है, यहाँ x अक्ष 9/2 है, यहाँ 0 है। x अक्ष का जो दूरी होगा सर्वाधिक 9/2 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए 9/2 जो होगा 4.5 वो 4 और 5 के बीच इस अंतराल में पड़ेगा। तो हम लोग रख लेते हैं, अच्छे से आसानी से मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब हमको y अक्ष का जो मान होगा वो कितना तक दूरी जो होगा कितना लेना पड़ेगा, तो y अक्ष को देखेंगे, यहाँ पे y अक्ष 3 है और यहाँ पे अगर y अक्ष देखेंगे तो यहाँ भी y अक्ष 3 ही है। तो ये हमको क्या y अक्ष दोनों प्लस में है, तो प्लस वाला हमको ऊपर मिलेगा, तो ये हमारा होगा 1 2 3, एक एक्स्ट्रा खींच सकते हैं तो चाहे तो 4। यहाँ से अगर आप बना सकते हैं, आप डिस्टेंस जो दूरी होगा उसको आप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, और चाहे तो छोटा से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, जैसे समझते हैं कि 9/2 कामा 0 मतलब 4.5, ये 4.5 है, 4.5 कामा 0 कहाँ मिलेगा, x अक्ष है 4.5 4.5, तो 4.5 अगर देखा जाए तो ये हमारा 4 और 5 बीच जो ग्राफ की ये वाली लाइन होती है ये बताता है कि इसके और इसके मध्य बिंदु, मध्य का मतलब 4 और 5 का बीच क्या होगा 4.5। तो यहाँ पे हमको मिल गया है 9/2, यहाँ पे लिख दे, मान लीजिए इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, 9/2 कामा क्या है 0, ये ए बिंदु है। समीकरण 1 का एक तो ये बिंदु है, एक है 0,3, तो 0,3 को अगर हम देखेंगे तो x अक्ष 0 है, y अक्ष 3 है, तो y अक्ष 3 कहाँ है। अब इसको दिखाते हैं बिंदु B से, ये हमारा है 0,3, मतलब ये बताना क्या चाह रहा है कि x 0 है, x पे आपको कुछ नहीं चलना है, y कितना चलना है 1 2 3, और ये 9/2 क्या बताना चाह रहा था कि x आपका 9/2 है, x अक्ष पे जो दूरी चलनी है वो 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, तो चलेंगे 1 2 3 4 और आधा। y अक्ष 0 है तो y अक्ष पे चलना ही नहीं है, यहाँ पे x अक्ष 0 है तो x अक्ष पे नहीं चला, इसलिए दोनों एक x अक्ष पे आया एक y अक्ष पे आया। तो ये तो पहले समीकरण से प्राप्त हुए बिंदु से बना लिए गए। दूसरे समीकरण से ये बिंदु है, तो जो हमको पहले समीकरण से जो दोनों बिंदु a और b मिले इसको आप मिला लीजिए। तो आप मिलाएंगे तो आ जाइए हम लोग इस शेप का बनाते हैं। अब इसको हम मिलाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए ठीक है, ये वाली रेखा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो है यहाँ पे जो है 0,3 जो हमारा ये 3 से होकर जा रहा है, और ये जो हमारा है 9/2 एक वहां से होकर जा रहा है 9/2, 0। तो एक रेखा तो यहाँ से मिल गई समीकरण 1 से, दूसरी रेखा हमको मिलेगी समीकरण 2 से। इसको भी देख लीजिए, देखिए ये 9/2, 0, तो ये भी बता रहा है क्या 9/2, 0 जो कि हम लोग खींच चुके हैं। अब ये क्या रहता है 0,3, 0,3, अब 0,3 भी खींच चुके हैं, मतलब बताना ये चाह रहा है कि समीकरण 1 और 2 जो हमारे समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों के जो निर्देशांक बिंदु है वो एक ही जैसे हैं। अर्थात यहाँ से मिलके अगर हमको ये देखा जाए तो इनसे भी जो भी हम रेखा खींचेंगे तो ये एक के ऊपर एक, जिसको बोलते हैं संपाती ओवरलैप, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो जो रेखा अगर आप खींचेंगे वो भी रेखा यहीं से होकर जाएगी, क्योंकि दूसरे समीकरण का जो बिंदु निकल के आया है वो पहले समीकरण से मिल रहा है। देखिए 9/2, 0 यहाँ भी है, 0, 3 यहाँ भी है। तो इन दोनों समीकरण से जो हमको ग्राफ में दोनों रेखाएं हम इसमें ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, वो हमको दिख क्या रहा है बच्चों? दिख रहा है कि ये दोनों समपाती रेखाएं हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। और अगर आप रेखा इस पे दिखाना चाहेंगे तो आप इसी से आपको ड्रॉ करना होगा। जाएगी रेखा इसी पे से एकदम ओवरलैप होकर, एकदम ओवरलैप, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या कि इनका जो हमारा ग्राफी निरूपण होगा, ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। और समपाती केस में इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब रेखाएं समपाती होती हैं, जब रेखाएं समपाती होती हैं, उस केस में हमको जो हल निकल के आएगा, जो हमारा हल होगा, सॉल्व होगा, वो अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक मतलब अनेक हल हमको निकल के आएंगे। ठीक, ये। और आप इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास समीकरण दिया है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये इसका है, आप लोग इसको देख लीजिए, उतार लीजिए अगर देखना हो। चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए दो रेल की पटरियां, समीकरण x + 2y - 4 = 0, और दूसरा समीकरण जो दिया है वो दिया है 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप का मतलब हो गया ग्राफ में दिखाना, और ग्राफ में आप दिखा सकते हैं। और अगर ग्राफ के लिए अगर नहीं बोल रहा है, इसका हल पूछ रहा है या ये रेखाएं कैसी है, तो उसके लिए भी तरीके हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। अब ग्राफ में भी दिखाया है। ग्राफ में हमने बताया क्या कि पहले रेखा को आप दिया हुआ है, इसमें एक बार x = 0 y = 0 मानिए, वहां से दो बिंदु निकल के आएंगे, दो बिंदु का निशान। दूसरे समीकरण में x = 0 और y = 0 मानेंगे, तो वहां से भी दो बिंदु के निर्देशांक निकल के आएंगे। तो ऐसे निकाल के हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज और है कि व्यापक समीकरण से तुलना करके आप पता कर सकते हैं। जैसे व्यापक समीकरण हम लोग को मालूम है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर बात कर ली जाए, जैसे कि देखिए व्यापक समीकरण हमारा क्या होगा। जैसे समीकरण 1 के लिए अगर समीकरण 1 को देखा जाए तो a1x + b1y + c1 = 0। ठीक, और समीकरण 2 से अगर व्यापक समीकरण की बात करें तो यहाँ से मिलेगा क्या, a2x + b2y + c2 = 0। तो इन व्यापक समीकरण, ये व्यापक समीकरण जो है समीकरण 1 के लिए, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए जो यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है। तो ये x की गुणांक को प्रदर्शित करना चाह रहा है ये, और ये y के गुणांक को, ये जो c हमारा है कांस्टेंट, जो बोलता है अचर पद। ठीक है, तो हम समीकरण 1 के लिए माने अगर हम यहाँ भी ax by + c और यहाँ भी ax by + c कर दें तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दो लोगों को हम उसी रूप में नहीं दिखा सकते। उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, एक जैसे नाम होता है, एक नाम से दो लोगों को नहीं पुकारा जाता, तो 1 और 2 करके लिख दिए। अब व्यापक समीकरण दोनों ही, तो समीकरण 1 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, b1 है, तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 2, यहाँ पे कांस्टेंट c है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4। अगर हम लोग इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 अगर मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से अगर इसको हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको निकलेगा क्या, a1 बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1, b1 बराबर जो हमको निकल के आएगा 2, जो हमारा c होगा यहाँ से -4। ठीक, तो समीकरण 1 से इस व्यापक समीकरण से अगर तुलना करेंगे तो यहाँ a1 b1 और c1 का मान हमको मिल जाएगा। ठीक, और समीकरण 2 से अगर इस व्यापक समीकरण से हम तुलना करें तो यहाँ से मिल जाएगा a2 का मान 2 मिल जाएगा, b2 का मान जो मिलेगा वो 4, और जो c2 का मान मिलेगा वो -12। देखिए ये ग्राफ बनाने के लिए नहीं है, ग्राफ बनाने का कोई तरीका नहीं है कि ग्राफ इससे बनेगा। ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बिना ग्राफ बनाए अगर आपको पता करना है कि इसके हल क्या होंगे, ये रेखाएं कैसी होंगी, अगर ये चीज़ें हमको पता करनी तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इससे आप चेक करके बता सकते हैं। ग्राफ के लिए भी हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, एक फिलहाल ग्राफ के लिए नहीं है, थोड़ा सा अलग से है, इसको देखिएगा
तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिला, a1 का मान मिल गया, b1 का मान मिल गया, c1 का मान मिल गया समीकरण 1 से। समीकरण 2 से क्या मिल गया, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान मिल गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a1 अपॉन a2 अगर आप निकालेंगे, a1 का मान क्या है 1, a2 का मान कितना है 2, तो यहाँ a1 अपॉन a2 कितना मिला 1 अपॉन के 2 मिला। आप b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 का मान कितना है 2 और जो b2 का मान है वो कितना है 4। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए a1 अपॉन a2 का मान 1/2, b1 अपॉन b2 का मान भी कितना है 1/2। अब c1 अपॉन c2, देखिए c2 का मान कितना है -12, c1 का मान कितना है -4। तो यहाँ से जब c1 अपॉन c2 आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि -4 और बटे में -12। c1 का मान -4 है, c2 का मान -12 है। तो यहाँ सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तें 12, तो हमको निकल के क्या आया 1/3। तो c1 अपॉन c2 की जो मान है वो हमको प्राप्त हो गई, कितना हो गया 1/3 मिला। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि a1 अपॉन a2 का मान 1/2 है, b1 अपॉन b2 का मान 1/2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 का मान अलग आया। तो यहाँ से हमको जो कंक्लूजन मिला, जो निष्कर्ष मिल गया है वो क्या मिला है, देखते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, मतलब c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में ये प्रतिबंध किसका बताता है, ये प्रतिबंध बताता है कि इसमें जो हमारी रेखाएं होंगी वो रेखाएं होंगी समांतर। समांतर का मतलब, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं कि दो रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, उनके बीच की जो दूरी होगी सदैव क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हमारे समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों समीकरण से जो भी रेखा हम बनाएंगे ग्राफ में वो दोनों समांतर बनेगी। ये तो फिक्स हो गया, ये तो निकल गया, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए नहीं है, ये पता करने के लिए था कि इन दोनों रेखाओं का जो ग्राफ में हम खींचना होगा कि प्रतिच्छेद करेंगी, कि समांतर होंगी, कि समपाती होंगी, वो हमको पता कर लेंगे इस तरीके से। और फिलहाल ग्राफ से लगाने के लिए तो हम लोग जान ही चुके हैं कि समीकरण से x और y का मान निकालेंगे, यहाँ से भी x और y का मान निकाल के फिर ग्राफ खींच लेंगे। आइए ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो इसको देख लीजिए, ये भी एक तरीका है, और यहाँ से हमको मिला रेखाएं समांतर है। और एक चीज़ और, यहाँ हल क्या होगा इस कंडीशन में, इस स्थिति में रेखाएं तो समांतर होंगी, लेकिन जो हल निकलेगा, इसका जो सॉल्व होगा, इसमें कोई हल नहीं होता है, इसमें हल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हल तब मिलता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ हल मिलेगा, जब रेखा एक दूसरे को काटेंगी नहीं, समांतर हो रही है, तो वहाँ पे हल नहीं मिलेगा। और इस कंडीशन में एक और होता है, यहाँ पे जो होंगे ये संगत नहीं होते हैं, संगत नहीं होते हैं, ये हमेशा किस श्रेणी में आते हैं, असंगत की श्रेणी में। यही एक कंडीशन है जो असंगत बताता है। जैसे संगत असंगत भी पूछा जाता है कि दो समीकरण देके बोल दिया कि इनकी जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, संगत होंगी कि असंगत होती। तो इस कंडीशन में जब भी रेखाएं समांतर होती है उस कंडीशन में हमको असंगत प्राप्त होगा। संगत सिर्फ दो सिचुएशन, दो स्थितियां में मिलेगी, जिसमें या तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, या दूसरे कंडीशन में क्या, जिनमें अपरिमित रूप से अनेक हल, वो संगत होंगी। बस समांतर वाले में असंगत नहीं होगा, ये है। अब आते हैं इसका ग्राफ रूप में हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ क्या होगा, देखिए समीकरण 1 दिया है कि x + 2y - 4 = 0। समीकरण 1 बनाइए। समीकरण 1 से हम देखेंगे कि जब हम लोग x बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस का 2y माइनस का 4 = 0। तो यहाँ निकल के क्या आया 2y। अब देखिए 2y है, ठीक, माइनस का 4 है, माइनस का 4 को उधर पश्चांतर कर दीजिए, प्लस का 4, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो y का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2। तो मतलब जब x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आएगा 2। तो यहाँ से जो बिंदु का हमको निर्देशांक मिला वो मिला क्या 0,2, 0,2। अब इसी समीकरण में जब हम y बराबर 0 ले लेंगे
तो y बराबर 0 अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलेगा समीकरण में, देखिए x तो रहेगा 2, y वाले पद में y की जगह 0 रखना है, फिर बाकी का आपका अचर पद रहेगा 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये x 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, बचेगा -4 बचा, -4 को पश्चांतर कर देंगे उस तरफ तो प्लस का 4, तो यहाँ से मिल गया x का मान क्या मिल गया 4। तो यहाँ से जो हमको बिंदु निकला वो निकला क्या है, x का मान 4 और y का मान कितना मिल गया 2। तो ये मिला समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल गए, एक तो मिला 0,2 मिल गया, एक हमारा बिंदु मिला है 4,2। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। तो आ जाइए समीकरण 2 के बारे में बात होती है। चलिए देखिए, अब समीकरण 2 से हम लोग बात करेंगे क्या। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 2x प्लस का 4y माइनस 12 बराबर में 0। अब इसमें भी आप जब x का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल में 0। तो ये टर्म्स तो पूरा 0, ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4y माइनस का 12 बराबर 0। तो 4y माइनस 12 बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12, 4 से इसको काट देंगे तो 3। तो y का मान कितना आ गया, y का मान हमको क्या मिल गया 3 मिल गया। अब यहाँ से जो बिंदु समीकरण 2 से जो बिंदु निकल के आया वो मिला क्या चीज, x का मान 0 ले लिया तो y का मान 3 मिल गया। अब इसी समीकरण में एक बार y बराबर 0 लेंगे, अभी हम लोग x बराबर 0, अब फिर लेंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस 4, y की जगह हम लोग रख देंगे 0 माइनस का 12 बराबर में 0। तो यहाँ मिलेगा 2x, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा खत्म, यहाँ मिला माइनस का 12 इक्वल में 0। 12 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस होगा, 2 से काटेंगे 12 को तो 6, तो x का मान निकल गया 6। तो यहाँ से जो बिंदु का निर्देशांक मिला बच्चों वो हमको क्या मिल गया कि y का मान 0 लिया तो x का मान 6, तो x अक्ष का निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y अक्ष का निर्देशांक बाद। देखिए बच्चों ये आ गया, तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से मिला 6,0, यहाँ से मिला 0,3, यहाँ पे हमको जो x का मान 4 मिला, तब जब y का मान, देखिए यहाँ पे बच्चों गलत हो गया, यहाँ y का मान हम लोगों ने क्या लिया 0 लिया, तो यहाँ पे y की जगह हमको क्या करना है, आप 0 ले लीजिएगा, गलती हो गया थोड़ा सा, ये y का मान 0 है क्योंकि y का मान हम जब 0 रखेंगे तब x का मान मिलता है, क्योंकि दो निर्देशांक के अक्ष में एक वैल्यू हमको 0 लेना होता है, तो यहाँ y 0 लिए तब x का मान 4 है, यहाँ पे गलती था, इसको सुधार कर लीजिएगा। देखिए अब समीकरण 1 से हमको दो निर्देशांक मिले, दो बिंदु के निर्देशांक, एक तो ये मिल गया 0, क्या मिला 0,2 मिल गया, दूसरा क्या मिल गया 4, हमको 0 मिला है। ये समीकरण 1 से मिले दो लोग, और दो लोग जो है हमको समीकरण 2 से मिले हैं। यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 से एक निर्देशांक हमको ये मिल गया है, एक निर्देशांक हमको यहाँ पे मिल गया 6,0 और 0,3। अब इन्हीं से ग्राफ खींचेंगे। देखिए अगर आप एक अक्ष को 0 नहीं मानेंगे तो दूसरे की जो वैल्यू निकल के आ रही है, अगर आप 0 मान के नहीं करेंगे तो आप क्या रखेंगे, आप रख क्या सकते हैं कि x और y का मान ऐसा लेना है, इसको अगर 4 को उधर भेजेंगे तो दोनों का 4 आना चाहिए, जैसे x का मान 1 ले लिया, अब y का मान ऐसा क्या रखें कि दोनों को ऐड करने पर 4 आना चाहिए, हमारे पास ये कंडीशन होना चाहिए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस 2y माइनस 4 को अगर उधर भेज देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4। तो अब यहाँ x और y का मान उस पर डिपेंड करेगा कि इसको सॉल्व करने पर 4 आना चाहिए, तो ऐसे x और y को चुनना थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ जाएगा या बनाना पड़ जाएगा, और इस तरीके से अगर थोड़ा सा करेंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा। बस एक बार x बराबर 0 मानना है उसी समीकरण में, और एक बार y बराबर 0 मानेंगे, आपका जो ग्राफ निकल के आएगा वो गलत नहीं होगा, वो अच्छे से निकल कर आएगा। आप उसको ड्रा करेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो एकदम अच्छे से हो जाएगा। आ जाइए अब ग्राफ बनाते हैं इसे बच्चों। देखिए यहाँ पे निर्देशांक देख लीजिएगा, पहले समीकरण से 0,2 और 4,0 मिला है, दूसरे समीकरण से 0,3 और
6,0 मिला है। अब इसी से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, बनाते हैं। ग्राफ को खींच लीजिएगा। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष की लाइन जो क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है जो कि वाई अक्ष की है। इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए ग्राफ में, ये थोड़ी सी। ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष की लाइन हो गई, इसको देखिए। ये हमारा है एक्स अक्ष की लाइन हो गई, और ये जो है यक्स डैश अक्ष की लाइन, ये हमारा हो गया वाई अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष। अब इस पे जो है हम लोग अपना ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा जो हम लोग का निर्देशांक निकल गया। सबसे पहले कि ग्राफ बनाने से पहले ये देखिए कि x का सबसे सर्वाधिक मान दोनों में क्या आया है और y का सबसे सर्वाधिक मान दोनों में क्या आया है। देख लीजिए x का सर्वाधिक मान दोनों में कितना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर x का मान, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ पे x का मान 4 है, यहाँ पे x का मान 0 है, यहाँ x का मान 6, और दोनों यक्ष के मान देख रहे हैं हमारे प्लस में है। यहाँ भी प्लस का 4 है, यहाँ भी प्लस का 6 है, तो सबसे सर्वाधिक x का मान कितना है, 6 है। तो आप x अक्ष पर जाएंगे, जिधर धनात्मक होगी उस दिशा में बढ़ेंगे हम लोग, और कितनी दूरी तक लेंगे, 6 तक। तो आ जाइए हम लोग 6 तक लेते हैं। जैसे ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 तक। अब y अक्ष का देखेंगे कि y अक्ष पे हमारे पास कितने हैं। y अक्ष पे देखेंगे तो हमारे पास देखिए y अक्ष का क्या है, y अक्ष यहाँ 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y अक्ष 3 है, यहाँ पे 0 है। तो सबसे सर्वाधिक मान देखेंगे तो यहाँ 2 से क्या 3 हो रहा है y अक्ष का, तो y अक्ष पे हम जाएंगे 3, और किस दिशा में चलना है, धनात्मक दिशा में, पॉजिटिव जिधर होगा, क्योंकि माइनस में नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। आते हैं हम लोग प्लस वाले में। तो प्लस वाले में देखिएगा ये हमारा हो जाएगा 1 2 3, खींच ज़्यादा बनाना चाहे तो बना सकते, कोई दिक्कत है नहीं। तो लेकिन हमको यूज 3 ही तक करना है, तो 3 ही तक गए हैं। अब यहाँ से रेखाएं खींच सकते हैं। जो पहले समीकरण से हमको निर्देशांक निकल के आए हैं, वो निकल के क्या आए हैं, एक 0,2 है, एक 4,0। जब x का मान 0 तो y अक्ष पे 2 चलेंगे, और जब x का मान 4 लेंगे तो y का मान 0। तो 4 और 2, इस चीज़ को बस याद रख लीजिए। अब आते हैं, देखिए 4 और 2, ये हमारा x अक्ष पे 4 है, तो इसको मानिए बिंदु A, 4,0 ये है, ठीक। और एक हमारा क्या है, 2 था, 0,2 था, 0,2 हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 0,2, एक बार देख लीजिए, 0,2 और 4,0, ये हमको समीकरण 1 से मिला हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा जो था ये समीकरण 2 था। अब यहाँ से इस बिंदु को जो हमें B से मान लेते हैं, अब इसको आप मिला दीजिए, A और B को आप मिला दीजिए। इसको मिलाया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब एक रेखा हमको और मिलेगा जो कि समीकरण 2 से मिलेगा। उस समीकरण 2 से 2 बिंदु हमको मिले हैं, उनका निर्देशांक देख लीजिए। उनका निर्देशांक क्या है, एक 0,3 है और 6,0। तो यहाँ से देखेंगे कि y का मान हमको 6 तक लेना है, और x का मान हमको 6 तक लेना है, और y का मान कितना लेना है, 3 तक लेना है, ठीक। x का मान 6 जाना है और y का मान कितना जाना है, 3। तो x का मान देखिए 6 यहाँ पे है, ये दिख रहा है, x का मान 6, इसको मान लीजिए क्या a b, इसको मान लीजिए c, और y का मान हमको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, तो 6 यहाँ पे है। तो यहाँ मिल जाएगा 4 तक चलना था, 4 तक चलना था। देखिए कहाँ तक चलना था हम लोग को, 0,3 तक चलना था, 6,0 हो गया, 0,3 तक चलना था। तो 3 देखिए हमारा कहाँ है, ये है, ये हमारा 3 है,
तो यहाँ पे देखिए y अक्ष 3 चलना है और x नहीं चला, y पे चल रहा है तो x नहीं चला तो x 0 हो गया, तो ये मिला। और इस बिंदु को जो है यहाँ पे हमने b इसका है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा संशोधन करिएगा, b को नीचे लिखिएगा, b इसका बिंदु है, यहाँ पे मानते हैं हम लोग c। अब इस 3 को इस c वाले बिंदु से हम लोग मिलाते हैं, थोड़ा सा मैच कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये चीज देखिए, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ये देखेंगे कि जो पहले समीकरण से जो हमको रेखा मिली वो ये मिली, जिसका हमको क्या मिल गया, 4,0 से लेकर 0,2 तक, और इसका जो निर्देशांक था हमारा वो क्या हुआ है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये हमको मिला क्या है, 6, y पे हम लोग नहीं चले तो y 0 है, x पे गया 1 2 3 4 5 6 तक गया, y चला ही नहीं, x पे चला तो y 0 हो गया, और यहाँ हम लोग y पे चले 3 तक तो x 0 हो गया। ठीक है, तो 2 रेखाएं मिली। अब ये दोनों रेखाएं जो है वो किस सिचुएशन, किस स्थिति को दर्शा रही हैं, समांतर। ये समांतर, दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो इन दोनों समीकरण से जो ग्राफ निकल गया वो समांतर रेखाएं ग्राफ निकल के हमको आया। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चों, इसका ग्राफ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी है क्या, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि 2 सिचुएशन में हमारे पास संगत होते हैं, बस एक ही सिचुएशन में संगत होता है। अभी हमने बताया, थोड़ा सा हम इसको जल्द में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। बस इसी केस में संगत नहीं होगा, बाकी 3 प्रतिबंध है, 3 नियम हमारे पास है, दोनों नियम में संगत होंगे, बस इसी में असंगत होगा। तो इसको आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि देखिए दोनों जो समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरण से क्या निकल के आते हैं, संगत आते हैं, असंगत। अगर असंगत आता है तो उस कंडीशन में हमको जो है कि ग्राफ नहीं बनाना होता है, लेकिन सवाल में बोल दिया है कि जांच कीजिए, हमको जांच करना है कि क्या ये संगत है, और अगर संगत आ जाएगा तो इसका ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने का जो कंसेप्ट है उसका पूरा तरीका हमने समझा दिया है कि एक बार पहले x = 0 और y = 0 लेकर चलेंगे एक समीकरण में, और वही काम दूसरे समीकरण में करना है। करने के बाद 2 निर्देशांक यहाँ से, 2 बिंदु के निर्देशांक यहाँ से, वहाँ से ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्योंकि वही ग्राफ बनाना है। और अगले क्वेश्चन में जैसे देख रहे हैं क्या कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म का हल नहीं है। मतलब कि बोलना क्या जा रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म का हल है या नहीं है, हमको ये ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हल है या नहीं। तो ये चीज चेक करना है हमको कि इसका हल मिलना है या नहीं मिलना है। और लिखा है कि अगर अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अगर अनेक हल है, पहले तो इस युग्म का हल है या नहीं है। तो हल है या नहीं है ये देखने के लिए हमको क्या होगा, अपने नियम से हम लोग चेक कर लेंगे कि जो हम लोग के 3 नियम पता है उससे हम लोग चेक करेंगे। और अगर चेक करने के बाद अगर हमको मिलता क्या है कि अगर मिल गया, जैसे कि दिया क्या कि अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसको हमको चेक करना है सबसे पहले कि अगर हल मिल रहा है तो कौन सा हल मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगर मिलेगा तो कौन सा अद्वितीय हल मिल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसके लिए हमको वही अपना है A1/A2 B1/B2, वही चेक करना है उस नियम से। लेकिन यहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, यहाँ पे सर कैसे बनाएंगे हम इसको, ये तो बटे में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न दिया है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक तरीका हम बता दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो 24/5 3/5 दिया हुआ है, इसको आप बटे वाली चीज़ को हटा लीजिएगा। बटे वाली चीज़ को कैसे हटाएंगे कि आप अगर इसको समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 2 मानते हैं, तो समीकरण 2 में जो है अगर 24/5 है, क्या दिया हुआ है 24/5, अगर इस 24/5 को अगर आपको हटाना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस ऐसे भिन्न से गुणा करिए, इस 24/5 और 3/5
हमारे गायब हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम 3/5 यहाँ पे दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 को हटाने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, 5/3 उसी के रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल होके 1 आएगा। तो समीकरण 2 में आप जो है 5/3 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका जो है बन जाएगा। आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। आ जाइए देखते हैं इसको। ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में जो है आप किससे गुणा कर लीजिए, 5/3 से। तो 5/3 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 5/3 से जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। 24/5 में भी आप 5/3 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 3/5 में भी आप 5/3 से क्या करेंगे, गुणा। क्योंकि जब भी आप गुणा करेंगे तो समीकरण के दोनों पक्ष में आप गुणा करेंगे, इधर करेंगे तो जीरो में तो जीरो हो जाएगा, और जब इस पक्ष में करेंगे तो इस पक्ष में हमारे पास 3 पद है, एक x वाला पद है, y वाला पद है, एक कांस्टेंट पद है। तो जो 3/5 का गुणा होगा वो सब में होगा, तीनों पद में होगा। तो बारी बारी से तीनों पद में कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 24 को तो 8 बार में कट जाएगा, ये 3 से 3 कटेगा, ठीक। यहाँ 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। तो यहाँ पे मिला क्या, 5x, यहाँ पे y रहेगा, y को लिख लीजिए यहीं साइड में। तो यहाँ मिल जाएगा हमको क्या, 8y, और यहाँ पे पूरा कट के क्या आ गया, 1। तो अब इस समीकरण 2 जो है वो चेंज हो गया इस फॉर्मेट में, a1 b1 c1। फिलहाल ये भी a1 b1 c a2 b2 c2 के रूप में थे, लेकिन यहाँ से भिन्न हट गया, जो कि सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसको मानिएगा 3। अब समीकरण 1 से एक बार x, अब पहले चेक कर लीजिएगा क्या इसका हल हो रहा है कि नहीं होगा। हल उसी दशा में नहीं मिलेगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2। अगर ऐसा केस आएगा तो इसका हल नहीं निकलेगा, और अगर इसको छोड़कर बाकी दो नियम जो है अगर वो मिल जाते हैं तो हल होगा। और हल होगा तो आप इसका क्या करेंगे, ये देखिएगा कि अद्वितीय हल है अथवा परिमित रूप से अनेक हल, लेकिन ग्राफ द्वारा, ये भी ध्यान दीजिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है। तो आप ग्राफ बनाएंगे, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इनका दोनों समीकरण का आप एक बार इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रख के मान निकाल लीजिएगा, एक बार इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 मान रख के निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद जब आप ग्राफ बनाएंगे, अगर इन दोनों समीकरण से दो रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद करती अगर हमको दिखेंगी, मिलेंगी, तो उस रूप में हमको क्या मिलेगा, अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल मिलेगा। और अगर एक रेखा के ऊपर एक रेखा जा रही है, मतलब संपाती के केस में, संपाती के केस में मिलेगा परिमित रूप से अनेक हल। और समांतर वाला तो कोई हल नहीं होता, वो बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसको साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया है कि अगर इस का हल है या नहीं है। तो देखना है हल रहेगा तभी ये बनेंगे दोनों रेखा, अद्वितीय हल और अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसको चेक कर लीजिएगा, ग्राफ बनाना हमने बता ही दिया है, तो इसको भी आप आगे कर लीजिएगा, बहुत आसान से, सिंपल सा। आज चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, अब देखिए हम लोग पढ़ते क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कि इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापन समझते हैं कि प्रतिस्थापन कहते किसे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक किसी भी चर का मान उठा के दूसरे जगह रखना है, तो एक स्थान से उठा के दूसरे जगह रखने को ही प्रतिस्थापन बोला जाता है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे दो समीकरण हमको दिए रहेंगे, दो चर के। देखिए दो चर के रैखिक समीकरण ये भी है, दो चर का रैखिक समीकरण ये है। तो ये जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो इसके सॉल्व करने के जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि समीकरण 1 को आप लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 को समीकरण 1 से जो x का मान है उसको y के पदों में क्या करिए, व्यक्त करने पर।
मतलब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे और किस रूप में, y के रूप में, मतलब y के पद में व्यक्त करना है। मतलब कि x के बराबर में जो आएगा वो y के पद में मिलेंगे हमको। y एक तरफ होना चाहिए, x एक तरफ होना चाहिए। तो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण एक क्या है हमारा, 7x माइनस का 15y, यही है, लिख लीजिए एक बार समीकरण एक हमारा ये था। यहाँ सब देखेंगे तो 7x 15y को उधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 प्लस का 15y। अब इस 7 का जो x का गुणांक 7 है, 7 को इसके बटे में भेजेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 15y, इस पूरे के बटे में 7। अब इसको जो है एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस ये जो है हमारा ये एक समीकरण को इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे, ये बना लीजिएगा समीकरण 3, क्योंकि एक बन गया, 2 बन गया, इसको बना लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 इसलिए बनाया क्योंकि अभी हम जब यहाँ पे नियम लगाएंगे अपना प्रतिस्थापन का, तो हमको x और x का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, पहले y का मान मिल जाएगा। जिसका भी मान मिलेगा पहले हमको जो है कि y का मान पहले मिलेगा। अगर y का मान हमको मिल गया तो अगर हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो इसको सॉल्व करने में पूरे x के मान मिल जाएंगे। और फिलहाल y का मान जो हमको मिलेगा लास्ट में, वो हम समीकरण 1 में रख के, 2 में रख के भी x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रखने से इससे थोड़ा जल्दी होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि आगे इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 वैसे फिलहाल यहाँ पे लिख दिया गया, थोड़ा दूर में लिखा है, जो हमारे ऑपरेटर साहब हैं थोड़ा सा एडवांटेज है, तो थोड़ा दूर दूर लिख दिया है, कोई बात नहीं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब एक से हम समीकरण 1 से 3 बनाए। ये एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जिस समीकरण से आप अगला बना रहे हैं, x का मान y के पदों में लिख रहे हैं, जो उस x का मान है वो कभी 1 में मत रखिएगा। जैसे ही आप 1 में रखेंगे फिर वहीं आ जाएंगे, सब वहीं हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जो 3 से x का मान आएगा वो हमेशा जिससे भी आप बनाएंगे, आप समीकरण 1 को भी x का मान निकालेंगे y के पद में निकाल सकते हैं, और समीकरण 2 से भी x का मान y के पद में निकाल सकते हैं। आप इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, लेकिन जिससे निकालेंगे उसमें फिर वापस नहीं जाना है। अगर हम 2 से इसको निकाल रहे हैं x का मान तो आप 1 में रखेंगे, और यदि आप 1 से निकाले हैं x का मान तो इसको आप 2 में रखिएगा। तो देखिए जो x का मान निकल गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंपल सा कि x का मान, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 3 से x का मान जो है कहाँ पे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब कि समीकरण 3 से आप इस पूरे x का मान उठाइए और कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2। प्रतिस्थापित करने का मतलब यहाँ से उठा के मान यहाँ पे रख रहे हैं, इसी को बोला जाता है कि प्रतिस्थापन विधि। क्योंकि प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखना है। तो इस x का मान उठा के हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए जहाँ पे x दिख रहा है समीकरण 2 में, ये दिख रहा है, तो पहले आप समीकरण 2 एक बार लिख लीजिए। क्या है समीकरण 2 जो है हमारा, वो क्या है, x प्लस 2y इक्वल में क्या है, 3। ये है हमारा क्या है, समीकरण का, ये हमारा समीकरण बनेगा, समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में आप x का मान उठा के रखिए। देखिए x का मान उठा के रख रहे हैं, ये देखिए 2 प्लस 15y बटे में 7। तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 15y बटे में 7। ये प्लस का क्या है, 2y प्लस का, सॉरी बराबर में 3 है। अब ध्यान दीजिएगा इसके नीचे क्या है हमारा, 1 है। तो 7 और 1 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7। तो ये इधर तो हमारा पूरा 2 प्लस 15y रहेगा, प्लस यहाँ क्या होगा, 7 गुना 14y हो जाएगा, और बराबर में 3। एलसीएम लिया गया है, 1 और 7 का एलसीएम लिए। 7 के पाड़े में 7 एक बार में आता है, तो 1 से गुणा करेंगे, ये का 1 के पाड़े में 7 बार में आता है, तो 7 से 2y में गुणा करेंगे तो 14y आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल के आएगा, ये देखिए 2 है हमारा, 14 और 15, 14 और 15 को आप जब जोड़ेंगे कि 14y और 15y मिलके कितने हो जाएंगे हमारे, 29। कितना, 14 और 15y कितने हो जाएंगे, 29y। और बट्टे का जो 7 है उसको उधर ले जाएंगे तो 3 में गुणा हो जाएगा, तो 7 3 क्या मिल जाएगा, 21। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 29y बराबर में 21। 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2, y बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ 21 में से 2 जाएगा तो बचेगा 19, और बटे में क्या हमारा जाएगा 29। तो जो y का मान आया है वो आ गया है 19 बटे में
29, ये हमारे y का मान है। अब यहाँ से हम इस y का मान उठा के हम कहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 3 में। जैसे रखेंगे x का मान मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा टेढ़ा आया y का मान 19/29। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, बाकी सब सही है। एक बार चेक कर लीजिए। चलिए सही है। अब इस y का मान उठा के हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखते हैं, तो y का मान कितना है, 19/29। 19/29। तो यहाँ पे रखते हैं, x का मान क्या है, 2 + 15y/7। देखिए x का मान हमारा क्या है, 2 + 15y/7। ये समीकरण 3 है। अगर पीछे हम देखेंगे तो हमारा क्या है, ये समीकरण 3 है। तो इस y का मान उठा के आप समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो समीकरण 3 में जब आप रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। तो समीकरण 3 यही है। तो यहाँ पे y का मान अब उठा के रख दीजिए। y का मान कितना है, y का मान जो हमारा निकल के आया वो निकला था कितना, 19/29 आया था। तो आप रख दीजिए y की जगह। तो ये 2, यहाँ पे देखिए 15, 19/29 और पूरे के बटे में 7 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 19 और 15 का गुणा कर लीजिए। तो 19 पंचे 95 का 5, 9, 19 एकम 19 और 19 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 18। ठीक, इसका गुणा कर लीजिएगा, ये सही है। 19 पंचे 95 का 5, बचा कितना, 9, 19 एकम 19 और 19 और 9 जो हमारा हो जाएगा, सॉरी 19 और 9 28 होगा। 19 और 9 हमारा 28, 285 आएगा। गलती हो गया था यहाँ पे, थोड़ा इसको सही के लिए। एक पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 29। अब इस एक बटा और है हमारा जो 7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 29 दूना 58, 29 दूना 58 प्लस का 285, ये बटे में 29 आएगा। अब ये जो बटा है, बट इसके बटे में जो 7 है, यानी इसके बटे में भी 1 है। अब ये ऊपर जब भिन्न जाती है तो ये व्युत्क्रमानुपात है, ये 1/7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 5 13 और 1 14 और ये हमारा कितना, 2 और 1 3, 343 बटे में 29, 1/7। 7 से इसको काट दीजिए तो 7 से ये कट जाएगा। देखिए 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 21, 7 चौक 28, बचा कितना, 6, 7 9 63। तो जो x का मान आएगा वो निकल के आएगा कितना, 49/29। जो x का मान निकल के आया वो निकल के आया 49/29। ये था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसी तरीके से करेंगे। ये एक समीकरण को हम जो है कि उठा के उसका मान x के पदों में या y के पदों में व्यक्त करिए, फिर दूसरे समीकरण में रख के वहाँ से एक चर का मान निकाल लेंगे और एक चर का जब मान निकल जाएगा आप दूसरे जो तीसरा समीकरण बनाएंगे, समीकरण 3 बनाएंगे, उसमें रखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो यही था लगाने की पूरा प्रक्रिया, प्रतिस्थापन विधि। बस करते हैं। अब हम लोग जो है कि जो भी इसके प्रश्नावली के सवाल होंगे अभी हम लोग लगाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल के भी सवाल है, तो अगले वीडियो में हम इसका शूट करेंगे, तो देखते हैं। आप इनको करिएगा। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।